जो कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टेशन। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किस तरीके से करते हैं और उसके लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब जब एक कंट्री से जो कुछ गुड्स जो है कमर्शियल पर्पस के लिए बेचने के लिए, राइट, आप किसी और कंट्री में बेचते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहेंगे। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए इंडियन अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें यानी इंडियन का संदर्भ में बात करें तो यहाँ एक्सपोर्ट्स की दो कैटेगरी बनाई गई हैं। जैसे एक तो है जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हैं, जिन्हें हमको बोलेंगे फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि ये वो गुड्स हैं जिनके ऊपर कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन्हें नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। अब नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन है। इसके आगे 3 पार्ट्स हैं: प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट्स, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस्ड एक्सपोर्ट्स और कैनालाइज्ड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया है फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये वो गुड्स हैं जिनके ऊपर किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइसेंस फॉर दीज गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड। ओके, सो दीज आर फ्री फॉर एक्सपोर्ट। ओके, और ये जो इस तरीके का जो प्रोविज़न आया था वो एग्जिम पॉलिसी जो 92 में आई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। इस तरीके का जो लिबरलाइजेशन हुआ फ्री एक्सपोर्ट्स का, वो इस पॉलिसी की वजह से स्टार्ट हुआ। दूसरी लिस्ट जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं दैट इज़ नेगेटिव लिस्ट्स। तो नेगेटिव लिस्ट्स में वो भी एग्जिम पॉलिसी के ही अंतर्गत हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेगेटिव लिस्ट्स। नंबर 1 इज़ प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट्स। ये वो गुड्स हैं जिनका एक्सपोर्ट बिल्कुल मना है और प्रोहिबिटेड है। लाइसेंस का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब ये गुड्स को एक्सपोर्ट करने का परमिशन ही नहीं है किसी भी सूरत में, तो इसके लिए कोई लाइसेंस का प्रोविज़न भी नहीं है। राइट, इसका मतलब ये है कि ये फ्री भी नहीं है, फ्री एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, इसका एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता। सो लाइसेंस का कोई लॉजिक यहाँ पर सेट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे लॉज हैं जिसकी वजह से इन गुड्स को एक्सपोर्ट करने की मनाही है। जैसे आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए है। इंडियन ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क्स एक्ट है, एक आर्म्स एक्ट है। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जिनकी वजह से और जिनके प्रोविज़न्स की वजह से हम इन गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी में आ रही है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस्ड एक्सपोर्ट्स। तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस एक्सपोर्ट्स कौन कौन से हैं कि ये एक्सपोर्ट तो किए जा सकते हैं बट इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इन्हें एक पर्टिकुलर लाइसेंस की ज़रूरत होती है और कुछ जनरल प्रोविजंस को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बिना लाइसेंस के ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे इनमें एग्जांपल आप देख सकते हैं कैटल्स हैं यानी एनिमल्स का, कैमल, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, जो स्किन होती है जानवरों की, उस तरीके का सीन रहेगा। तो बहुत सारी आइटम हैं, ये तो कुछ गिनी चुनी आइटम है, बहुत सारी आइटम ऐसी हैं जिनको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन एक्सपोर्ट्स के लिए वो तो एडिशनल रहेंगी। ठीक है, फिर है कैनालाइज्ड या एक्सपोर्ट थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज। ये वो गुड्स हैं जिनके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ही किया जा सकता है। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पेट्रोल का, और भी कई आइटम्स आप देख सकते हैं जो एक्सपोर्ट हम सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू ही, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ही पावर है कि उसके लिए, इसीलिए उनको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो कैनालाइज्ड भी बोलते हैं इनको, और या फिर आप इसको एक्सपोर्ट थ्रू स्टेट एजेंसीज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लिस्ट की बात। अब बात करेंगे हम प्रोसीजर की कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। 2 प्रोसीजर हैं, एक तो है जनरल प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टेशन जो अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा प्रोसीजर है प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टेशन अंडर कस्टम्स एक्ट। ठीक है, दोनों ही प्रोसीजर फॉलो करने हैं आपको। पहला प्रोसीजर है जनरल प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टेशन। तो अब इसमें हम देखते हैं, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं
एक्सपोर्ट करने के। तो हम एक एक करके स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे। जैसे सबसे पहला है हमारा ट्रेड इंक्वायरी। अभी ट्रेड इंक्वायरी का मतलब क्या है? ट्रेड इंक्वायरी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सामान ख़रीदना चाहते हैं तो आप कई दुकानों पर जाकर चेक करते हैं या कई लोगों से पूछते हैं। इस तरीके से आप एक इंक्वायरी करते हैं कि आपको बेस्ट जो गुड्स हैं वो कहाँ पर किस रेट पर मिल सकती हैं। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे भी है। अगर इम्पोर्टर ने कोई सामान मंगवाना है तो डेफिनेटली वो कई तरह के एक्सपोर्टर के साथ कनेक्ट करेगा अपने एजेंट्स के थ्रू या डायरेक्ट, और उसके थ्रू वो एक इंक्वायरी लेगा एक्सपोर्टर के बारे में कि एक्सपोर्टर किस तरीके का माल या गुड्स बना रहा है और किस रेट पर दे रहा है और उसका क्या रेपुटेशन है, ये सारी चीज़ें। तो आपके पास जो है एजेंट्स के थ्रू या डायरेक्ट भी ट्रेड इंक्वायरी आ सकती है, और उस ट्रेड इंक्वायरी के आधार पर आपको अपनी गुड्स के बारे में डिटेल बतानी होगी कि आप किस तरीके की गुड्स बना रहे हैं और आपका जो है क्वालिटी क्या है, क्या रेट्स हैं, और कितने दिन में आप ऑर्डर जो है ले सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रेड इंक्वायरी का सीन रहेगा। ठीक है, मैंने आप कुछ पेजेस और भी एक सेकेंड आपको मैं साथ साथ थोड़ा सा, हाँ ये देख सकते हैं आप, रिसीप्ट ऑफ एन ऑर्डर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रेड इंक्वायरी की। ठीक है, ट्रेड इंक्वायरी का क्लियर हो गया आपको कि आपके पास एक इंक्वायरी आई जिसमें आपको उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना है। अगर वो आपके आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो रहेगा वो होगा आपको ऑर्डर मिल जाएगा, आपको इंपोर्टर से ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम अब इस तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर डिटेल नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे रिसीप्ट ऑफ एन ऑर्डर। आपको ऑर्डर मिल गया तो एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिलेगा, और उसके लिए उसको पहले जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक्सपोर्टर को सबसे पहले अपने आप को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ और आरबीआई के साथ रजिस्टर करवाना होगा, और इसके अलावा वो एजेंट भी अपॉइंट करता है बल्कि, जो उसके बिहाफ पर फॉरेन कस्टमर से ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि सारी जगहों पर एक अकेला पर्सन हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको अपने बिहाफ पर एजेंट्स अपॉइंट करने होते हैं जो उसके बिहाफ पर डील करते हैं। तो इस तरीके से उसको डायरेक्ट भी ऑर्डर मिल सकते हैं और एजेंट्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि हम यहाँ पर थे। 2 स्टेप्स आपके क्लियर हो गए हैं। तीसरे स्टेप पर आएंगे, दैट इज़ क्रेडिट इंक्वायरी एंड ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से उसने यानी कि इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर की इंक्वायरी की है, सिमिलरली एक्सपोर्टर भी तो इंपोर्टर की इंक्वायरी करेगा ना। अब मान लीजिए आप सामान बनाना आपने स्टार्ट कर दिया और आपने ये नहीं देखा कि जिस पर्सन के लिए आप सामान बना रहे हैं वो कल को पे भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मजाक नहीं है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कोई छोटी मोटी ये चीज़ तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बड़ा अमाउंट रहा होगा उसमें। तो अब मान लीजिए अगर आप बिना उसकी इंक्वायरी किए इस काम को स्टार्ट कर देते हैं, आपको इतना पैसे की ज़रूरत है, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी की ज़रूरत है, और आप ये नहीं चेक करते कि जो पर्सन जो इम्पोर्टर है उसका क्रेडिट क्या रेटिंग क्या है, उसका क्या रेपुटेशन है, और वो उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो इसके लिए हम एक क्रेडिट इंक्वायरी भी करते हैं। ठीक है, हम अब यानी कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर की क्रेडिट इंक्वायरी करेगा, और इसके अलावा इस इंक्वायरी का एक पोर्शन ये भी है कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, और बैंक किससे कनेक्टेड है? इंपोर्टर से कनेक्टेड है। यानी कि इंपोर्टर एक किसी बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि जो है आप मेरे बिहाफ पर मेरी क्रेडिबिलिटी का एक लेटर इशू कीजिए, जिसमें मतलब बैंक जो है वो इंपोर्टर के पार्ट पर पेमेंट करेगा, क्योंकि इंपोर्टर के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, और बैंक उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिबिलिटी का एक तरह से गारंटर ही हो गया। और जब उसने लेटर इशू कर दिया तो इंश्योर कर रहा है वो एक्सपोर्टर को कि आप जब शिपमेंट हो जाएगा, गुड्स जब आप डिस्पैच कर देंगे
देंगे और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेज देंगे, देन हम सेलर के पार्ट पर आपको पेमेंट कर देंगे। जब इस तरीके का लेटर ऑफ क्रेडिट आपको मिल जाएगा देन आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी और आप जो है फिर आप बेहिचक होकर और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के अपना एक्सपोर्ट की गुड्स जो है रेडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस का मतलब क्या है कि ऐसे ही हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हम लाइसेंस रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी की लिस्ट बना रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक लाइसेंस लेना होगा, उसे हम बोलेंगे ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। उसके लिए मुझे फिर से वहाँ आपको लेकर जाना होगा ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता सकूँ। एक सेकेंड, दिस इज़ यस, ये है हमारा यस, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर स्टेप 2 दे रखा है, लेकिन हम जो सीक्वेंस कर रहे हैं उसके हिसाब से हम वहीं पे लिखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सपोर्टर को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई कहाँ करेगा वो? एक्सपोर्ट ट्रेड कंट्रोल अथॉरिटी में उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसको एक वैलिड लाइसेंस मिल जाएगा। जब तक वो लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और उसमें उस लाइसेंस में सारी कंडीशंस होती हैं और बाकायदा एक कोटा होता है कि जिसका परमिट आपको दिया है। कोटा का मतलब ये लगा लीजिए क्वांटिटी ऑफ गुड्स की, आप कितनी गुड्स जो हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका परमिशन आपको जो है वो दिया जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वहाँ पर वापस चलेंगे। थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत आएगी पर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से कर पाएंगे। लाइसेंस लेने के बाद फिर हमने किया डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज का क्या सीन है, इस पर आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जिस कंट्री से आप ऑर्डर ले रहे हैं, राइट, वहाँ पर आपको कुछ फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्मेलिटीज़ आपके साथ करनी पड़ेंगी उस कंट्री का, उस कंट्री की, क्योंकि करेंसी अलग होगी, आपकी करेंसी अलग है। तो जो पेमेंट होगी आप फॉरेन एक्सचेंज में लेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी करेंसी और उसकी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, उनकी म्यूचुअल एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ये जो है ये फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा सेट होगा, राइट। और एक सेकेंड, अब आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी करनी है। ठीक है, मैं एक सेकेंड के लिए आपको एक पॉइंट पे ले जाना चाह रही हूँ। नो सॉरी, एक सेकेंड, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, यस, यहाँ पे फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जिस रेट पर होम करेंसी यानी आपके खुद के कंट्री की जो करेंसी जो है एक्सचेंज होगी, जैसे इंडियन रुपीज़ को अमेरिकन डॉलर के साथ या सिंगापुर डॉलर के साथ हम एक्सचेंज करेंगे अगर हम सिंगापुर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज क्योंकि वो कह रहा है कि फ्लक्चुएट होगा टाइम टू टाइम, तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर फिक्स करेंगे एक्सचेंज रेट म्यूचुअली। ठीक है, उसके अलावा फिर बात आएगी फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है। यहाँ हैं वो फॉर्मेलिटीज़, देख सकते हो आप कि फॉर एक्सपोर्टर को कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। क्या है करनी कि उसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया के यानी फेरा के अंतर्गत ही हैज़ टू कंप्लीट सम फॉर्मेलिटीज़। क्या करना है उसको? एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। ध्यान दीजिएगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म, हमारे पॉइंट में भी यही आया था ना कि डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ वही चीज़ है कि उसको एक फॉर्म भरना है, डिक्लेरेशन फॉर्म। उस फॉर्म में क्या मेन बातें होंगी, जैसे कि एक तो उसको आरबीआई को क्लियर करना होगा कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज वो अर्न करेगा तो वो उसको एक तरह से उसको छिपा नहीं सकता। ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज द फॉरेन एक्सचेंज जो वो अर्न करेगा। ठीक है, और पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर सीमा के अंदर वो जो भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है उसको टाइम के अकॉर्डिंगली आरबीआई को डिस्क्लोज करेगा, नंबर एक बात। और जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो शिपिंग, एक सेकेंड,
ये थोड़ा सा आज इधर उधर हो गया है। हाँ, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज जो जो तैयार किए जाएंगे वो ऑथोराइज डीलर के द्वारा तैयार किए जाएंगे, ठीक है। और जो पेमेंट होगा वो अप्रूव्ड तरीके से होगा। आप चेक कर सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में, जो पेमेंट होगा गुड्स के अगेंस्ट जो एक्सपोर्टर के पास पेमेंट आएगा, दैट द पेमेंट विल बी कलेक्टेड ओनली थ्रू अप्रूव्ड मेथड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको डिक्लेरेशन फॉर्म पर फिल करनी है और उसके बाद जो है उसको फिर परमिशन मिल जाएगी इस चीज़ की। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो उसको एडवांस में करनी पड़ेंगी। अब हम आ गए हैं अपने पॉइंट नंबर 6 पे, कलेक्शन, पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। तो अब जब ये फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी तो अब वो गुड्स अगर उसने बनानी है तो बना के और एक तरीके से, या फिर अगर उसको कहीं से कलेक्ट करनी है तो गुड्स को कलेक्ट करना, उनकी पैकिंग करना, क्योंकि बिना पैकिंग के तो आप गुड्स नहीं बेच सकते, और पैकिंग भी इस तरीके से करनी है कि वो उनका जो है रास्ते में ख़राब होने का रिस्क कम से कम हो, और उनकी मार्किंग करना। मार्किंग का मतलब ये होता है कि एक आइडेंटिफिकेशन कि आप वो गुड्स आपसे कनेक्टेड हैं, आपकी गुड्स हैं, तो इस तरीके से हम उसके ऊपर एक पहचान लगाएंगे। तो ये होगा अगला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट कौन होता है? फॉरवर्डिंग एजेंट होता है जिसकी मदद से बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, ठीक है। अब वो फॉरवर्डिंग एजेंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे कि फॉरवर्डिंग एजेंट में आप देख सकते हो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ वो करेगा। पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो वो एक परमिट लेगा कस्टम डिपार्टमेंट से। फॉरवर्डिंग एजेंट कौन है? जो आपका सामान और आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे सबसे पहले वो कस्टम डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके एक परमिट का मतलब होता है परमिशन लेगा कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसको अपनी सारी, यानी कि आपकी गुड्स की सारी डिटेल जो है कस्टम डिपार्टमेंट को देनी होगी, जिसमें गुड्स की नेचर, क्वालिटी, क्वांटिटी, वेट, ये सब मेंशन होगा। और डिटेल जो है वो जिस कंपनी के थ्रू, जिस शिपिंग कंपनी के थ्रू और माल जो है बाहर जाएगा, वो सारा डिटेल भी उसको शिपिंग कंपनी को भी देनी है और कस्टम डिपार्टमेंट को भी देनी है, ठीक है। तो और इसके अलावा फिर एक शिपिंग बिल वो तैयार करेगा, ठीक है। और इसकी 2 कॉपीज़ बनाएगा। किसकी 2 कॉपीज़ बनाएगा? पोर्ट चालान, जिस पोर्ट के थ्रू माल जा रहा है, जिस जगह से माल लोड हो रहा है, वहाँ के कुछ चार्जेस होंगे जिसे हम डॉक चार्जेस कहते हैं। तो 2 चालान तैयार करेगा और उसके बाद वहाँ की पेमेंट करेगा, डॉक चार्जेस की पेमेंट हो जाएगी। अब उसके बाद जो है जब डॉक चार्जेस की पेमेंट कर देंगे, तब उसके बाद शिप पर सामान लोड होगा। तो शिप का जो कैप्टन है, जिसे आप मास्टर ऑफ शिप या मेट भी कह सकते हैं, मास्टर ऑफ द शिप आपका पहले सामान जो है देखेगा कि क्या सामान आप लोड करवा रहे हैं, और जब वो लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मास्टर ऑफ शिप आपको एक रिसिप्ट दे देगा कि आपका सामान जो है वहाँ पर लोड हो गया है। तो वो पहले ऑब्वियसली गुड्स को चेक करेगा, कितना वेट है, कितने बैग्स हैं, कितने पैकेट्स हैं। उसके बाद वो आपको एक रिसिप्ट इशू करेगा जिसे हम मेड्स रिसिप्ट कहेंगे, ठीक है। ये 4 स्टेप अभी आपको मैं वापस लेके जाऊंगी, तो ये मैंने आपको 4 स्टेप्स लगातार बता दिए हैं, यहाँ पर एक में ही डाल दिया है, लेकिन ये सारे काम फॉरवर्डिंग एजेंट के हैं जो वो इस तरीके से करेगा। उसके बाद जो अगला स्टेप आ रहा है, दैट इज़ बिल ऑफ लेडिंग। जब कैप्टन ऑफ द शिप हमें एक रिसीप्ट दे देता है कि आपका सामान लोड हो गया है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि हम उसकी कॉपी, हम उस मेट्स रिसिप्ट को उस शिप के जो शिपिंग कंपनी है वहाँ उसको शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे उस रिसिप्ट को, और उसके बदले में हमें बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगा, जो एक ऑफिशियल रिसिप्ट है जो प्रोवाइड करेगा या बताएगा कि क्या गुड्स वहाँ पर लोड हुई हैं, एक्सपोर्टर कौन है, किस पोर्ट से लोड हुई हैं और किस पोर्ट पर जानी है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो आ गया वो है बिल ऑफ लेडिंग, जो शिपिंग कंपनी आपको देगी। शिप के कैप्टन ने आपको मेट्स रिसिप्ट दी है, उसके बेस पर आपको बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी ने दी है, ठीक है। और फिर है शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर। और अब आप क्या करोगे कि इम्पोर्टर जो है अब इस सारी इन्फॉर्मेशन और बिल ऑफ लेडिंग की एक कॉपी, लेकिन नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। नॉन नेगोशिएबल का मतलब होता है कि इस कॉपी का इस्तेमाल वो या मिसयूज़ कहीं वो आगे ना करे, इसके लिए इसे नॉन नेगोशिएबल बनाया जाता है।
तो बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी और जो भी, यानी कि उसका मतलब ये है कि इसमें सारी डिटेल होगी कि हमारी तरफ से गुड्स डिस्पैच हो गई हैं, इस पर्टिकुलर शिप पर हैं, ये शिपिंग कंपनी है, इस पोर्ट से चली है। और अगर ऑब्वियसली एक हमारा पॉइंट बीच में रह गया है जिसमें हम उस सामान का इंश्योरेंस भी कराते हैं, क्योंकि अगर हमारा सामान जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो कई बार क्या होता है कि रास्ते में सामान ख़राब होने का रिस्क भी रहता है, तो बाकायदा उसका इंश्योरेंस भी कराया जाता है। उस इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स भी बीच में रहेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से पैकिंग लिस्ट है, बिल ऑफ लेडिंग है, कमर्शियल इनवॉइस है, जो हम बिल तैयार करेंगे कि अब हमें उसके बदले में कितनी पेमेंट चाहिए, जिसे आप बिल कहेंगे, इनवॉइस कहते हैं, वो आप एक नोट बनाकर, से एडवाइस नोट कहा जाता है, वो हम इंपोर्टर के पास भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक। अब आपने क्या करना है, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जिसमें बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी है, जिसमें इनवॉइस है, जिसमें जो कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट एक ऑफिसर आप कह सकते हैं, जो इंपोर्ट जो कंट्री है, इंपोर्टर कंट्री है, उसका एक्सपोर्टर कंट्री में एक ऑफिस होता है, कॉन्सुलेट ऑफिस बोलेंगे हम उसको। उस ऑफिस का जो एक तरीके से जो इंचार्ज होगा, उसके द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये होगा कि हमने यहाँ पर सारी गुड्स को वेरीफाई कर लिया है और कस्टम में कोई डिले ना हो, इसके लिए उनकी तरफ से एक लेटर इशू किया जाता है। उस लेटर की कॉपी भी आपको लगानी है। अब मैं वापस इस पर आ गई हूँ, एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या कुछ रह तो नहीं गया। सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद हमें जो है ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बाद हमने उसकी क्रेडिट इंक्वायरी की और लेटर ऑफ क्रेडिट लिया। उसके बाद हमने लाइसेंस लिया, ठीक है, लाइसेंस के बगैर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर डिक्लेरेशन, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमने की। फिर हमने माल को कलेक्ट किया, पैकिंग की और उसकी मार्किंग की। उसके बाद हमने फॉरवर्डिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट की, जो हमारे बिहाफ पर देखो क्या क्या करेगा, गुड्स को पोर्ट पर ले जाना, कस्टम से परमिशन लेना, शिपिंग बिल तैयार करना, डॉक चार्जेस पेमेंट करना, मेड्स रिसीप्ट, यानी कि कैप्टन जो शिप का कैप्टन है उससे मेड्स रिसीप्ट लेना और बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन करना, किससे, शिपिंग कंपनी से, ठीक है। ये सारे काम फॉरवर्डिंग एजेंट के हैं। उसके अलावा ये हमें बीच में करवा लेना चाहिए था, टू गेट इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, तो ये स्टेप थोड़ा सा इधर हो गया है, अदरवाइज़ हम इंश्योरेंस पहले भी करवा लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर इनवॉइस, बिल तैयार करना, जिसमें हम सारी पेमेंट का जिक्र करेंगे। और फिर शिपिंग एडवाइस, जो अभी मैंने आपको बताया, इंपोर्टर को सारी शिपिंग एडवाइस भेजना, जिसमें गुड्स की लिस्ट, बिल्स ऑफ लेडिंग की कॉपी, नॉन नेगोशिएबल होगी जो, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड कंस्यूलर इनवॉइस। कंस्यूलर जो कंस्यूलेट ऑफिस के इंचार्ज के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है वो, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है कि इस बात को प्रूव करना कि आप ये जो गुड्स आप भेज रहे हो ये आप ही के देश में, यानी कि आप ही की कंट्री की में मैन्युफैक्चरिंग है या बनी हुई है। तो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट भी इंपोर्टर आपसे मांगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे और इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ जो हैं वो आपने बैंक को देनी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की कॉपीज़ जो हैं आप बैंक को देंगे, और क्योंकि बैंक को उसके पार्ट पे पेमेंट करेगा, तो जब तक बैंक को ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते तो बैंक आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं करेगा, एंड देन यू विल ऑब्टेन द पेमेंट फ्रॉम इंपोर्टर। एक्चुअली इंपोर्टर का है तो इंपोर्टर की से ही पेमेंट लेनी है आपको। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, जिसके बाद ही आपके हाथ में पेमेंट आएगी। ओके, सो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर डिटेल नहीं है तो मैंने इस तरीके से ये कलेक्ट किया मटेरियल, और ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। सो आप इसको सीक्वेंस में देखिएगा। हो सकता है कि इन स्टेप्स की सीक्वेंस उन स्टेप्स से मैच ना करे, लेकिन डिटेल आपको ज़रूर दिख जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।